हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 6 दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इसके इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर डिस्कशन। सो दिस चैप्टर यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एक्चुअली होते क्या हैं, इनसे रिलेटेड रूल्स एंड नॉर्म्स सब कुछ हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ पर, operational concepts क्या, requirements related to reporting and ECB conversion related, what the eligible entities, ये सब हम देखेंगे। और we will be having a look here कि foreign investments क्या होते हैं in the second part, ठीक है। और ये foreign investments के objectives क्या हैं, इनसे related rules and various guidelines, documents क्या required है, all of that we will have a look in the second part of the video. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं external commercial borrowings होते क्या हैं। Very simple है, यहाँ पर कोई इंडियन अगर बाहर से किसी भी तरीके की बोरोइंग ले रहा है और वो बोरोइंग लेने के लिए द इंडियन इज गोइंग टू इश्यू सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ओके। एंड वो सिक्योरिटीज वगैरह बाय करके इफ द एंटिटी इज गिविंग दिस मनी, ठीक है, देन दैट इज एसेंशियली कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेन्योर जो होता है वो मोस्टली 3 इयर्स या उसके बियॉन्ड होता है। ज्यादातर 3 इयर्स से कम का भी हो सकता है, लेकिन 3 इयर्स या उसके बियॉन्ड इसका मेच्योरिटी डेट होता है जो भी सिक्योरिटीज लिए गए हैं, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट ये इंडियन एंटिटी देते रहता है। एसेंशियली बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस या फिर फॉरेन सोर्सेस, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एंड ये बोरोइंग कंपनीज के द्वारा की जाती है, सो इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। एलिजिबल रेसिडेंट जो एंटिटीज हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड या इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड बोरोइंग कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटीज कैसे कैसे हो सकते हैं, द करेंसी कैन बी नंबर 1 इंडियन रुपीज में एंड इट कैन बी इन फॉरेन करेंसी ऑल्सो, ओके, दोनों तरीके के हो सकते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर हियर। रूट यहाँ पर मोस्टली होता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ये जो है इशू किया जा सकता है, द मनी कैन बी टेकन, या फिर अप्रूवल रूट के थ्रू जहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट के अप्रूवल एडी बैंक्स के साथ रिक्वायर्ड होती है। देन करेंसी यहाँ हो सकता है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीज भी हो सकते हैं, ज्यादातर फॉरेन करेंसी में होता है। बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह जो है अगर इश्यू किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। 3 इयर्स या बियॉन्ड 3 इयर्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, फाइनेंशियल लीज हो गया, ये सब कुछ आपका आ जाता है एज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसके साथ साथ आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी भी किया जा सकता है, लिया जा सकता है। यानी कि ये जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स आपने इश्यू किए हैं, फॉरेनर्स खरीद रहे हैं तो दे हैव टू पे इन आईएनआर ओनली, दैट इज कॉल्ड आईएनआर डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और ये प्राइवेटली प्लेस्ड हो सकते हैं या फिर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंजेस हो सकते हैं, ओके, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हम देखें, ऑल द एंटिटीज जो कि एफटीआई रिसीव कर सकते हैं इंडिया में, they all are eligible कि they can get money through ECB। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स भी ले सकते हैं ये मनी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से। और इसके साथ साथ पोर्ट ट्रस्ट, SCZ, सिडबी, एक्सिम बैंक्स वगैरह भी बोरो कर सकते हैं, दे आर द एलिजिबल बोरोस। माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज करने वाले एंटिटीज भी यहाँ पर बोरो कर सकते हैं, लेकिन ओनली INR में ले सकते हैं, यानी कि रुपी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके ही माइक्रो फाइनेंस, एनजीओस और NBFCs, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज वगैरह जो है ये मनी ले सकते हैं एज पार्ट ऑफ द ECB। नेगेटिव लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ऐसे एक्टिविटीज बताए गए हैं जहां पर ECB किन कंपनीज के द्वारा या फिर ऐसे एंटिटीज जो कि ये एक्टिविटीज कर रहे हो उनके द्वारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इश्यू करके दे कैन नॉट टेक द मनी। व्हाट इज द नेगेटिव लिस्ट? जो रियल एस्टेट एक्टिविटीज में है, कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में है, ऐसे एंटिटीज इन ECB को नहीं ले सकते बाय इशूइंग सिक्योरिटीज या फिर लोन्स वगैरह लेकर
बाहर कंट्री से नहीं ले सकते वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर है उससे वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट पर्पसेस या रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स, इन तीनों पर्पसेस के लिए लिया जा सकता है, वरना किसी और से नहीं। ठीक है, फॉरेन इक्विटी होल्डर कोई है तो। ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज। ठीक है, कोई बैंक है इन एक्टिविटीज के लिए एक्चुअली पैसे दे रहा है, तो ऐसे बैंक को भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू फॉरेन से पैसे उठाने का कोई भी हक नहीं है, इधर इन रुपीज या फिर फॉरेन। देन द नेक्स्ट थिंग कि कौन ये पैसे दे सकता है, फॉरेन एंटिटीज कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि FATF कंप्लायंट हो, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम का एक ग्रुपिंग है ये, इसमें इंडिया भी मेंबर है। तो ये ग्रुप एक्चुअली देखता है कि जो पैसे आ जा रहे हैं वो AML गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, ये किसी और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर फाइनेंसिंग टेरर एक्टिविटीज वगैरह के लिए पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है और फिर कंप्लायंस चेक करता है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज जो भी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रीज FATF कंप्लायंट है दे कैन एक्चुअली गिव दिस मनी, या फिर IOSCO कंप्लायंट कंट्री यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उनके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए वो फॉलो करने वाली कंट्री से एक्चुअली ये पैसे लिए जा सकते हैं। एंड ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जिनका इंडिया एक्चुअली मेंबर है, जो कि रीजनल या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से लिया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक को शेयर्स इशू करके एक्चुअली अ पर्टिकुलर इंडियन कंपनी कैन गेट। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, ऐसी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका इंडिया एक्चुअली मेंबर है। ठीक है, इंडिविजुअल से भी लिया जा सकता है, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स जो इन्हें, ये कौन है फॉरेन इक्विटी होल्डर्स की हम बात कर रहे थे, तो दीज आर द इंडिविजुअल्स मोस्टली। ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड डिबेंचर्स जो कि लिस्टेड हैं अब्रॉड। फॉरेन ब्रांचेस जो कि इंडियन बैंक्स के या फिर सब्सिडियरीज, वो भी ये मनी दे सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर however underwriting by foreign branches subsidiaries of Indian banks for issuance by Indian banks will not be allowed। ठीक है, इंडियन बैंक्स ने अगर कोई शेयर्स वगैरह इशू किए हैं एंड उसकी अंडरराइटिंग फॉरेन ब्रांचेस जो इंडियन बैंक्स के हैं वो कर रहे हैं, तो वो किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ अगर हम देखें तो दीज समराइज की रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन-कौन हो सकते हैं। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना हो सकता है, हमने कह तो दिया कि ये जो है मोस्टली 3 इयर्स या फिर ऐसे, बट डिफरेंट डिफरेंट जो एंटिटीज है उनके लिए डिफरेंट रूल्स है विद रिस्पेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसे मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP कहा जाता है, 3 इयर्स का है जनरली, एंड इंक्लूडिंग बोरोइंग जो स्टार्टअप्स करते हैं। बट लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका 1 ईयर का हो सकता है, $50 मिलियन की तक जो पैसे उठाए जा रहे हैं पर फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई उठाता है पैसे, फॉरेन इक्विटी होल्डर यानी कि इंडिविजुअल से पैसे उठा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस या रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स, तो 5 इयर्स या उसके आसपास का टाइमिंग हो सकता है। जैसे वर्किंग कैपिटल या जनरल पर्पस के लिए उठा रहा है तो 10 इयर्स का यहाँ पर हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स के लिए यानी कि पैसे बोरो किए जा रहे हैं लेट्स से बाय मी फ्रॉम फॉरेन, और ये एक इंडिविजुअल है उससे और ECB के थ्रू, और ये पैसे मैं यूज कर रहा हूँ कि इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके मेरा लोन जो है उसे पे मैं करूंगा। तो फॉर दैट इफ आई एम टेकिंग 7 to 10 इयर्स के बीच का मेच्योरिटी पीरियड का ECB हो सकता है। स्टार्टअप्स के लिए 3 इयर्स जो है डेजिग्नेट किया गया है MAMP को। ना ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि कितना कॉस्ट एक्चुअली हो सकता है of various things. So all in cost में included है rate of interest, other fees, expenses, charges, guarantee fees, ECA charges हो गए, paid in foreign currency और INR, एंड इसमें कमिटमेंट फीस या विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह जो है ये सब इंक्लूडेड नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट। तो ऑल इन कॉस्ट का अगर हम देखें तो ये कॉस्ट के ऊपर जो भी ECB लिया जा रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे सेट किया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है बेंचमार्क रेट है,
बेंचमार्क रेट होता है इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट रेट्स एंड मेनली लिबोर को लिया जाता है विच इज लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसके ऊपर 500 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 5% का एक्स्ट्रा जो है चार्ज किया जाता है इन जनरल फॉर न्यू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एक्सिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है तो 550 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 5.5% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। आईएनआर डिनोमिनेटेड है तो 4.5% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी यील्ड है यानी कि ये जितना परसेंटेज इंटरेस्ट अमाउंट एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके ऊपर 4.5% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबीस में। ठीक है, ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या है वो देख लिया हमने। अगर फिक्स्ड रेट लोन्स है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स और लिबोर वगैरह जो है ये वेरिएबल बना देते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट को विच वी हैव ऑलरेडी सीन। अब फिक्स्ड रेट्स है तो वो होना चाहिए स्वैप कॉस्ट जो उस समय का है यानी कि स्वैप रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, उसके ऊपर स्प्रेड ऐड करने के बाद जो भी आ रहा है उस मोर देन शुड नॉट बी मोर देन, तो ये इसको इक्वल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए फिक्स्ड रेट लोन्स का। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल जो होते हैं बॉन्ड्स उसमें 4% ऑफ इश्यू साइज से ज्यादा इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 4% ऑफ इश्यू साइज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी ऑपरेशन कॉन्सेप्ट्स क्या है, करेंसी की कन्वर्शन अगर करनी है सो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बोरो किया फिर उसको आपको कन्वर्ट करना होगा ना, डॉलर्स में आपने लिया फ्रॉम द आउटसाइड एंटिटी एंड उसे रुपीस में कन्वर्ट करना होगा या फिर लेट्स से किसी और करेंसी में, तो फ्रीली जो यूजेबल कन्वर्टेबल करेंसीज है या आईएनआर में आप फ्रीली परमिटेड है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी को एज पर द एप्लीकेबल रेट्स आपको जो है ये लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा जो प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट है जिसे कूपन भी कहा जाता है उसे आपको फाइनेंशियल हेजेस के थ्रू कवर करना होगा। यानी कि यू कैन बाय डेरिवेटिव्स जिससे आपको लॉस ना हो, लॉस होने पर भी डेरिवेटिव से प्रॉफिट हो जाए। यू कैन बाय सम इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ईसीबी शुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ईच एक्सपोजर जो भी हेज किया जा रहा है सारे एक्सपोजर्स पर, यानी कि ये जो भी कमर्शियल ली ये पैसे लिए जा रहे हैं इशूइंग द सिक्योरिटीज, पहले सिक्योरिटी खरीदने के साथ ही आपको ये हेजिंग स्टार्ट कर देनी है। गारंटीज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इशुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के द्वारा इन इस तरह के ईसीबीज की गारंटी जो है वो इशू नहीं करनी है कि हाँ भाई अगर ये ईसीबी इशू किया है इंडियन एंटिटी ने, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो वी आर गोइंग टू पे। नो, यू कैन नॉट इशू सच अ गारंटी। ईसीबी लिमिट्स यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है तो 750 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा नहीं किया जा सकता, स्टार्टअप के द्वारा 3 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा नहीं लिया जा सकता, एंड फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी अगर है तो ईसीबी लायबिलिटी टू इक्विटी रेशियो, ईसीबी जो लिया जा रहा है एंड अदर इक्विटी जो है उनका रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 7:1, ये चीज बताई गई है, राइट। सो ये सारे नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईसीबी। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड। अब ईसीबी रिलेटेड प्रोसीड्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोसीड्स फॉरेन में कहीं पर आपने रखे हुए हैं, आपको पेमेंट हो गया है बट आपकी एक और कंपनी में आपने ये पैसे रखे हुए हैं तो उन्हें आप यूज कर सकते हो सो एज टू इन्वेस्ट समवेयर। ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट इन AA- या फिर A3 बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं आप फॉर गेनिंग सम इंटरेस्ट अमाउंट रुपी एक्सपेंडिचर के लिए आप जो है रिपैट्रिएट आपको इमीडिएटली करना होगा, वरना तो आप उसको रख सकते हो फॉरेन में और यू कैन यूज इट। ठीक है, इसके अलावा ईसीबी प्रोसीड्स को टर्म डिपॉजिट्स विद एडी बैंक्स के लिए लिया गया है तो मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स में यू हैव टू गेट इट बैक, और टर्म डिपॉजिट्स यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए होते हैं एंड ये अनइंकम्बर्ड पोजीशन में होने चाहिए। देयर मस्ट बी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू द टर्म डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट और ईसीबी पेमेंट्स करने हैं या फिर कुछ सेटलमेंट बाकी है ये सब नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इफ यू वांट टू ड्रॉ ऑल ऑफ दैट मनी और उसको रुपीज वगैरह में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपके पास वैलिड एलआरएन होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इशू किया जाता है। तो दिस इज द लोन रिलेटेड यूनिक नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट रिपोर्टिंग यहाँ पर की जानी होती है एडी बैंक के द्वारा, जो भी ईसीबी कराया जा रहा है एडी बैंक के द्वारा, यूजिंग द ईसीबी टू रिटर्न फॉर्म, और ये विद इन 7 days जो ये पैसे आए हैं कराना होगा, उससे लेट नहीं करना है। रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्सिस्टिंग ईसीबी, ये भी परमिसेबल है, एक ईसीबी ऑलरेडी है और उसको रीफाइनेंस किया जा रहा है, ज्यादा पैसे उसमें डाले जा रहे हैं, एंड उससे जो शेयर अमाउंट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, ऐसा। ठीक है, ऑल इन कॉस्ट ऑफ फ्रेश ईसीबी, वो लेट से 100 रुपीज का ऑलरेडी ईसीबी इशू किया हुआ, तो 100 रुपीज से कम का जो है पैसा आपको डालना होगा उसमें। एक्स्ट्रा ईसीबी इशू अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो 100 रुपीज से कम इशू करने होंगे, 90 रुपीज ऐसे। फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट, रीफाइनेंस जो इस तरीके से किया जा रहा है, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट ट्रिपल ए या फिर महारत्ना नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा ईसीबी जो इशू किए जाते हैं उसमें। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर एडी बैंक्स को इशू कराना होगा, 7 days में मंथली बेसिस पर रिपोर्टिंग होनी होगी। एनी चेंजेस जो ईसीबी पैरामीटर्स में किए जा रहे हैं वो भी 7 days में रिपोर्ट करना है। अगर इसमें डीले हो रहा है तो द बैंक्स हैव टू पे द लेट सबमिशन फीस, और ये 30 days से 3 years के बीच का डिले हो सकता है। 5,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर का जो है लेट सबमिशन फीस आप बैंक से चार्ज किया जा सकता है। देन फाइनली कन्वर्शन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी अगर किया जा रहा है तो ईसीबी लिया गया है मोस्टली एफडीआई इस फॉर्म में, इसे इक्विटी यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि बॉन्ड्स डिबेंचर्स उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक रूट ऑफ एक्टिविटी इसको जो है परमिट किया जा सकता है, ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई के थ्रू ये पैसे लाए जा सकते हैं। कन्वर्शन शुड बी लेंडर जो भी है, जो फॉरेन लेंडर है उसके कंसेंट से होना चाहिए, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होना चाहिए। सेक्टरल कैप ऑफ एफडीआई पॉलिसी का जो भी जिस भी सेक्टर से रिलेटेड ये पैसे ईसीबी के थ्रू लिए गए थे, लेट्स से टेक्सटाइल के लिए, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के जो भी एफडीआई रिलेटेड नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइंस को एडहियर करना होगा, साथ के साथ कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ले रखे हैं तो गाइडलाइंस जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं उनको फॉलो जरूर करना। I hope you have understood all of this. Let's see this question. The late submission fees. When there is delay in reporting with respect to ECBs may range from dash to rupee 1 lakh per year depending on the extent delayed submission. ठीक है, तो 5,000 rupees से 1 lakh rupees तक का late submission fees AD banks को लग सकता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं. So is the right answer. Which among the following statements correct with respect to conversion of ECB to equity? Activity of the borrowing company is covered under the government route of FDI. ठीक है, तो एक्टिविटीज कवर्ड अंडर द विच रूट, ये ऑटोमेटिक रूट है, नॉट द गवर्नमेंट रूट, है ना। तो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। देन conversion should be with the lender's consent, conversion should be without any additional caution adhering to the sectoral cap, ये चीज भी हम देख चुके, तो 2 and 3 only B. So we have discussed a few things in the previous video जहाँ पर हमने ECBs के बारे में बात की थी, external commercial borrowings, ठीक है। तो we'll be discussing about the foreign investments in this particular video. तो बिफोर मूविंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वी शुड जस्ट हैव एन आइडिया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड इनकम रिलेटेड होते हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इक्विटी रिलेटेड मोस्टली ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में ये डेट क्रिएट किया जाता है, जहां पर बॉन्ड है तो डेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड पर आपको डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम यानी कि व्हाट एवर माइट बी योर कंपनी जिसने बॉन्ड क्रिएट किया है उसका प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द पर्सन जिसको बॉन्ड इशू किया गया है in the form of principal amount and also some interest amount जो कि fixed है, you definitely have to pay. So a kind of liability and obligation is created which is called debt. यहाँ अगर हम देखें इक्विटी में, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है आप इक्विटी के थ्रू या गिविंग द डिविडेंड, अदरवाइज यू विल नॉट गिव एनीथिंग, लॉस हो गया, ठीक है। तो देयर इज नो लायबिलिटी या फिर डेट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। That is why these investments are specifically called foreign investments. क्या क्या हो सकते हैं? It can be foreign direct investment, foreign portfolio investment, ये सब हो सकता है, ठीक है। Indirect investments हो सकते हैं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, तो डेट ये क्रिएट नहीं करते हैं दैट, क्योंकि कंपल्सरीली पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होती है। सो देर इज नो
सच थिंग लाइक अ लोन का अमाउंट आपको लौटाना है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट लौटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड्स होंगे तो देंगे आप, वरना नहीं। तो इस वजह से इसे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, एनडीआई, राइट। तो यहाँ पर अगेन वी हैव टू थिंग्स, जहाँ पर एफडीआई एंड एफपीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, एंड देयर आर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में होता क्या है, द जो भी इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज मेनली डन, मोस्टली डन इन, लेट्स से, बाय द फॉरेन एंटिटी, बाय whom, फॉरेन एंटिटी के द्वारा किया जाता है। और किसको ये पैसे दिए जाते हैं, इंडियन एंटिटी को, ठीक है, इंडियन कंपनी को। तो ये मोस्टली किया जाता है किस फॉर्म में, दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, जो है एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर दिया, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने में, मशीनरी जो है लाने में इसमें हेल्प कर दिया, ऐसा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स है। पहला तो फॉरेन एंटिटी के द्वारा इंडियन एंटिटी में अगर किया जा रहा है तो ये मोस्टली शेयर्स में किया जाएगा, ओके, कंपनी के शेयर्स में। या तो ये हो सकता है कि इंडियन एंटिटी के द्वारा किया जा रहा है इनटू एन इंडियन एंटिटी, बट ये इंडियन एंटिटी फॉरेन ओन्ड है, ठीक है, इंडिया में स्टैब्लिश की गई है और इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, बट फॉरेन ओन्ड है, ठीक है। तो इंडियन एंटिटी इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगेन देयर आर टू टाइप्स, एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो भी किया जा रहा है वो 10% से कम है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से कम है, राइट, दैट इज कॉल्ड एफपीआई। अगर 10% से ज्यादा है, दैट विल बी कॉल्ड एफडीआई, ठीक है। ज्यादा होगा तो एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई पोर्टफोलियो, is the main difference. I hope these things are clear. Now let us discuss a few things here. Objectives क्या है, different modes है, यहाँ पे restrictions है, and control and reporting, इसके वजह से इनसे related discussion हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो relevant regulators कौन है, non debt instruments related rules जिन्होंने बनाए हैं, Department of Economic Affairs, Finance Ministry, RBI nodal authority है, government ministries कई involved है, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह इन्वॉल्व है। की चेंजेस जो किए गए हैं यहाँ पर, पहले जो वेरियस मिनिस्ट्रीज है उनके बदले में एफआईपीबी नाम का एक एंटिटी होता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो उसे अबॉलिश किया गया है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग थ्रू द एसएमएफ, सिंगल मास्टर फॉर्म, फर्म्स पोर्टल के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट्स का रिपोर्टिंग किया जाता है। तो वी विल सी दैट लेट सबमिशन फीस वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है, फीमा 2000 रेगुलेशंस के हिसाब से एनडीआई रूल्स बनाए गए हैं। ओके, सो वी विल हैव अ लुक एट फ्यू ऑफ दीज थिंग्स। कुछ टर्म्स यहाँ पर समझ में नहीं आए होंगे, फॉर एग्जांपल एसएमएफ फाइलिंग, एसएमएफ क्या होता है, फर्म्स पोर्टल क्या है, तो आगे हम देखेंगे, राइट। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, एफडीआई क्या होता है, यानी इक्विटी जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर से रिपैट्रिएबल बेसिस पर अनलिस्टेड इंडियन कंपनी या 10% इन अ लिस्टेड कंपनी या एलएलपी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, 10% या उससे ज्यादा हो गया, then that will be called an FDI, otherwise it will be called a FPI, ठीक है। तो 10%, और ये 10% कैलकुलेट किया जा रहा है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो इक्विटी कंपनीज इशू करते हैं, दूसरा डेट, और ये डेट में टाइप्स होता है, एक तो नॉर्मल बॉन्ड्स है, दूसरा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है वो अगेन इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेट से आपका इक्विटी में जो शेयर है 100 में से 10 इक्विटी आपने खरीदे तो 10% है आपका। अब क्या होगा, लेट से कन्वर्टेबल बॉन्ड से इन्हें इक्विटी बना दिया गया है और ये क्या हो गया 200, अब 200 में से 10 इक्विटी आपके पास है, तो व्हाट इज दैट, इज ओनली 5%। तो जब ये कंप्लीट फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर जब किया जाता है, देन के अगर आगे जाकर इन्हें कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है, तो इनिशियली क्योंकि आपका एफडीआई था, इट विल स्टिल बी कॉल्ड एन एफडीआई, वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई, ठीक है। तो ये रूल भी है। अब एफपीआई क्या है, 10% से कम का अगर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एफपीआई। सेबी के एफपीआई रेगुलेशन 2019 के तहत ये लिमिट सेट की गई है, एंड ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स इन्हें कहा जाता है, या फिर इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी है
जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली रिसीव कर रही है एंड रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा ओन या कंट्रोल नहीं की जाती। यानी कि एक कंपनी है, इंडियन है, एस्टेब्लिश की गई थी, बट अब ये पूरी तरीके से फॉरेन एंटिटीज के द्वारा ओन एंड कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसमें कोई इंडियन कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट, देन दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। स्पॉन्सर और मैनेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन। सेक्टरल कैप होता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्सक्राइब कर सकता है इस तरह के कंपनीज में, और डीआईपीपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये सारा कुछ है। ठीक है। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में किया जा सकता है, इन्वेस्ट में किया जा सकता है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में किया जा सकता है, इवन स्टार्टअप कंपनी में किया जा सकता है, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत इसे डिफाइन किया गया है। डीआईपीपी के तहत कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं किसको स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा, जिसमें इस तरह के इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। 7 ईयर्स तक जो है 7 ईयर्स इनकॉर्पोरेशन में होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में 10 इयर्स होने चाहिए उस कंपनी को, देन इट विल बी कॉल्ड स्टार्टअप। और इसका जो टोटल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम का होगा टर्नओवर अगर, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड स्टार्टअप। इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल के सामने ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो एलिजिबल हैं इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल्स हो गए, एनआरआईज नेपाल भूटान में जो है फ्री फॉरेन एक्सचेंजेस ये किया जा सकता है। erstwhile ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज ऐसे कंपनीज हैं who were in India but they shifted and foreign में चले गए, इस तरीके से एनआरआई टाइप के कंपनीज। ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अब कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है? इंडियन कंपनीज, ट्रस्ट में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, स्टार्टअप कंपनीज में इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स हो गए या पार्टली पेड, 25% टोटल कंसिडरेशन अपफ्रंट एंड बाकी 12 मंथ्स में आए, फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरली कन्वर्टेबल डिबेंचर, शेयर वारंट्स, 25% इन अपफ्रंट जो है पैसे मिल जाएंगे 18 मंथ्स में, बाकी कन्वर्टेबल नोट्स ये इशू किए जाते हैं सीएन, जो कि स्टार्टअप्स के द्वारा किए जाते हैं। पीरियड इनका 5 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोनस शेयर, स्वैप्स हो गए, एनआरआई ओन्ड कंपनीज के, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कन्वर्शन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी शेयर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एलिजिबल हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सेक्टर जो प्रोहिबिटेड है, जिनमें नहीं किया जा सकता, लेट्स से कंपनी है जो कि लॉटरी बिजनेस में, इसमें फॉरेन से पैसा लाकर इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधि बिजनेस, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, टोबैको, सिगरेट सेक्टर्स जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जहां पर नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, राइट। रूल्स गवर्निंग प्लेज ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ली, लेकिन लेट्स से ये शेयर्स होल्ड किए जा रहे हैं बाय अ फॉरेन एंटिटी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और ये जो शेयर्स है वो लोन्स लेने के लिए प्लेज करना चाहता है, यानी कि एज अ कोलेटरल देना चाहता है ये पर्टिकुलर शेयर्स को। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा दे सकता है। तो यस, अगर पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किसी इंडियन कंपनी को कोई लोन चाहिए इंडियन बैंक में, उसकी कोई इंडियन कंपनी है एंड उसको बैंक, इंडियन बैंक में लोन चाहिए, तो वो अपने जो शेयर्स हैं इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके जो शेयर्स ऑब्टेन किए हैं उन्हें प्लेज कर सकता है जेन्युइन बिजनेस पर्पसेस के लिए, एंड डिक्लेरेशन या एनुअल सर्टिफिकेट वगैरह ऑडिटर के द्वारा दिया जाना होता है इन दिस केस। अब वो लेट्स से वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किसी फॉरेन बैंक से ये लोन उठाना चाहता है और उस लोन के सामने ये शेयर को कोलेटरल में रख रहा है इंडियन कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है, तो ही कैन डू दैट आल्सो। ठीक है, बट ये लोन ओनली ओवरसीज बैंक में होना चाहिए, उसका कोई भी कैपिटल इनफ्लो इंडिया में नहीं आना चाहिए। सो जेन्युइन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स के लिए यहाँ पर जो है जेन्युइन बिजनेस पर्पसेस के लिए करना होगा, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, किसी और जगह वहां पर, और इससे रिलेटेड एनुअल डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। ओके, the next thing is if there is any transfer between एनआर यानी कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो इंडिया में नहीं है और ऐसा पर्सन जो इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट एक्सक्लूडिंग एनआरआई, ओसीआई, ओसीबी, कोई और नॉन रेजिडेंट हो सकता है ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन नेशनल हो,
उसके और किसी और नॉन रेजिडेंट के बीच में कोई ट्रांसफर, सेल, गिफ्ट ये सब हो रहा है तो ऑटोमेटिक रूट एफडीआई जो है ऑटोमेटिक अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो ये एफडीआई इस तरीके से किया जा सकता है नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में। ठीक है, नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से बाहर है लेट से, और नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर आकर कोई बिजनेस कर रहा है, तो इनके बीच में ऑटोमेटिक रूट से आप जो है सेल या गिफ्ट, सेल होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, गिफ्ट होता है जस्ट फॉर गुडविल पर्पसेस, अगर आप कुछ सेंड कर रहे हो तो दैट कैन बी सेंट। इससे रिलेटेड कोई प्राइसिंग गाइडलाइंस या रिपोर्टिंग गाइडलाइंस नहीं है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को अगर दे रहा है सेल या गिफ्ट के थ्रू, तो ऑटोमेटिक रूट से दे सकता है, इससे रिलेटेड प्राइसिंग गाइडलाइंस है, एंड एफसीटीआरएस के थ्रू आपको जो है रिपोर्टिंग करना होगा। सो नाउ व्हाट इज एफसीटीआरएस? एफसीटीआरएस एक्चुअली एक फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं एक मेथड है ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग व्हाट? एफडीआई या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप रिपोर्ट, आपको जो है रिपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आरबीआई को आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। ये रिपोर्टिंग होती है ओवर द FIRMS पोर्टल, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। अब इस पोर्टल पर रिपोर्टिंग जो की जाती है, अगर लेट्स से इनिशियली फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू किया गया है एंड किसी कंपनी ने किसी फॉरेन एंटिटी से एफडीआई फर्स्ट टाइम एक्वायर किया है, तो एफसी यहाँ पर जो है फॉरेन एफसी रिलेटेड फॉर्म आपको भरना होता है, राइट? एफसी जीआरएस आई थिंक। देन द सेकंड थिंग इज इफ फर्स्ट टाइम नहीं इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एफसी टीआरएस ट्रांसफर रिलेटेड आपको जो फॉर्म है वो भरना होता है। सो वी विल हैव अ लुक एट दीज थिंग्स। नो, रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट को भेज रहा है तो सेल के लिए अगर वो भेज रहा है, देन यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भेज सकता है एफडीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, और इससे रिलेटेड प्राइसिंग गाइडलाइंस है, एफसीटीआरएस पे रिपोर्ट भी करना होगा। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट भेज रहा है रिलेटिव्स को, 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, $50,000 से मैक्सिमम है, और इसका 5% जो है जो भी पेड अप कैपिटल है वो $50,000 से ज्यादा इस तरीके से गिफ्ट नहीं भेज सकता किसी नॉन रेजिडेंट को। तो इससे रिलेटेड कोई प्राइसिंग गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन एफसीटीआरएस पे रिपोर्ट करना होगा। अब कोई प्लेजिंग की जा रही है, तो प्लेजिंग रिलेटेड आपको किसी भी तरह का प्राइसिंग गाइडलाइंस या रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं है। डिफरेंट थिंग्स, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को भेज रहा है, तो देर इज नो गाइडलाइन हियर, ठीक है। ओनली अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को भेज रहा है तो एडी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ईसीबी के थ्रू ये किया जा सकता है, बाकी ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है, इट इज अवेलेबल, राइट नाउ। ये जो फर्म्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ये पोर्टल बनाया गया था, और इस पर ये कहा गया था कि एक एंटिटी जो एफडीआई एक्वायर कर रहा है, इट हैज टू रिपोर्ट टू आरबीआई, ओके। ये रिपोर्टिंग इस पर्टिकुलर जो पोर्टल है उसके थ्रू होता है। इस पोर्टल पर एक पर्टिकुलर एंटिटी को रजिस्टर करना होगा, राइट? एक एंटिटी को रजिस्टर करना होगा, यानी कि लेट्स से आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी इज कॉल्ड अ एंटिटी। इस कंपनी को अगर बाहर से पैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रहे हैं, तो इट हैज टू रजिस्टर ओवर द फर्म्स पोर्टल, ठीक है। फर्म्स पोर्टल पर रजिस्टर करवाने के लिए जो इंटरमीडियरी या फिर एक पर्सन पहले इस पर रजिस्टर करता है, उसे हम एंटिटी मास्टर या फिर एंटिटी यूजर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटिटी यूजर है आपकी कंपनी को फर्म्स पे रजिस्टर कर देगा। देन इस पर कोई जो रिपोर्टिंग रिलेटेड अपडेट्स आपको करने हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू समथिंग कॉल्ड अ बिजनेस यूजर। जो ये फर्म्स पर आपके जो अपडेट्स हैं, ईयरली आपको रिपोर्टिंग या फिर पीरियोडिकली करना होगा, तो दोज अपडेट्स आर अपडेटेड ओवर हियर इन द फर्म्स बाय बिजनेस यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले एंटिटी मास्टर या एंटिटी यूजर जो है उसको यहाँ पर आना होगा। एंटिटी मास्टर क्रिएशन इंडिपेंडेंट है एडी बैंक से, और इसके साथ साथ वन एंटिटी जो है, वन एंटिटी यूजर सिर्फ क्रिएट कर सकता है। चेंजेस जो भी यहाँ पर है वो फर्म्स पोर्टल पे देखना होगा। ईमेल जो भी प्रोवाइडेड है वो सही होना चाहिए, यूजर नेम सही होना चाहिए, आरबीआई जुरिस्डिक्शन इस पर है विद रेस्पेक्ट टू गवर्निंग ऑफिस जो भी है, एंटिटी यूजर एज वेल एज फॉर्म्स रिपोर्टेड इन फर्म्स, वो सब आरबीआई के आसपास के ऑफिस में जाता है। फिगर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग शुड बी करेक्टली मेंशन्ड,
ठीक है, तो यूजर यहाँ पर रजिस्टर करेगा न्यू एंटिटी यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू, आरबीआई से वैलिडेट करेगा एंड एंटिटी यूजर पासवर्ड ये सब रिसीव करता है एंड एंटिटी रिलेटेड डिटेल्स वगैरह वो भर कर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवा सकता है। ओके, देन वी हैव फर्म्स एसएमएफ, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इनिशियली इफ यू आर गेनिंग सम इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन करेंसी जीपीआर नाम का एक फॉर्म आपको भरना होता है एंड रिपोर्टिंग करनी होती है कि हाँ मुझे एफडीआई मैंने एक्वायर किया है, फर्स्ट टाइम मुझे पेमेंट हुई है। देन एफसीटीआरएस के थ्रू यू विल बी टेलिंग कि आपने वो शेयर्स वगैरह जो फॉरेन एंटिटीज को इश्यू किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्हें ट्रांसफर किया है एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में। एलएलपी से रिलेटेड एलएलपी 1 इज फर्स्ट टाइम रजिस्टर, एलएलपी 2 इज शेयर ट्रांसफर। ठीक है, सीएन इज जो हमने यहाँ पर देखा था कन्वर्टेबल नोट्स जो कि स्टार्टअप्स इश्यू करते हैं, राइट, उससे रिलेटेड। इसॉप्स आर द एम्प्लॉइज को जो शेयर्स दिए जाते हैं उससे रिलेटेड। डीआईडीआरआर इनबी, ये सब हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो इन सभी को रजिस्टर करने के लिए एक सिंगल जो फॉर्म है वो लाया गया जिसे सिंगल मास्टर फॉर्म ये कहा जा रहा है। फॉर्म्स पर ये डाल दिया गया है जहाँ पर ये सारे ही फॉर्म्स अवेलेबल है। यहाँ पर सिर्फ एफसी जीपीआर एंड टीआरएस थे, यहाँ पर दोनों सारे फॉर्म्स अवेलेबल है। तो एंटिटी मास्टर पहले होना चाहिए, देन बिजनेस यूजर क्रिएट किया जा सकता है फॉर अपडेशन। आईएफएससी कोड बैंक का पता होना चाहिए। बिजनेस यूजर एंटिटी मास्टर सेम नहीं होने चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, और एनी रेजोल्यूशन एंटिटी हैज टू कॉन्टैक्ट कंसर्न बैंक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो एंटिटी मास्टर अवेलेबल होगा, न्यू बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, एडी बैंक validates business user और business user receives password। ठीक है, तो ये सारे steps हैं। now moving on, अब ये पूरी जो process है रिपोर्टिंग के डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। एफसी जीपीआर, एफसी टीआरएस, ये सब क्या है। एफसी जीपीआर फॉर्म भरना पड़ता है आपको फॉर रिपोर्टिंग योर एफडीआई initially, reporting of capital instrument issued to a person resident outside India and where such issue is reckoned as foreign direct investment, ECB into equity conversion में भी इन्वेस्टी एंटिटी जो भी है जिसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, लेट्स से इंडियन कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये इंडियन कंपनी को रिपोर्टिंग करना होगा विद इन 30 डेज। देन एनुअल रिटर्न्स जो है ऑन और बिफोर 15 जुलाई इन्वेस्टी कंपनी को अपने एफडीआई या एलएलपी जो भी है दे हैव टू टेल। ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे या फिर नॉर्मली, तो वो एक्चुअली रेसिडेंट ट्रांसफरर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उनके द्वारा ये अपडेट किया जाना है 60 डेज ऑफ ट्रांसफर के बाद, या फिर instruments of these funds whichever is earlier। ठीक है, in case transfer as per regulation that is deferred payment transfer किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग डन ऑन रिसीट ऑफ एवरी ट्रांस ऑफ पेमेंट। तो छोटा छोटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसफर हैज टू बी रिपोर्टेड। ESOPs एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज को स्टॉक्स दिए जाते हैं विद इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड इफ दैट इज इंटरनेशनल रिलेटेड तो इशूइंग इंडियन कंपनी हैज टू रिपोर्ट इन 30 डेज। अब आगे LLP 1 is related to issuing, LLP 2 is related disinvestment या transfer of capital। सेम ये दो जो यहाँ पर है FCGPR, FCTRS जैसा LLP 1 2 सिमिलर है। ठीक है, डिपॉजिट रिसीट रिटर्न, यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफ इश्यू ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में हमने देख रखा है, तो उससे रिलेटेड जो होते हैं ट्रांजैक्शंस वो डोमेस्टिक कस्टोडियन को 30 डेज में रिपोर्ट करना है। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो हमने देखा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज। फॉर्म इनवी क्या है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है ये, इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल को 30 डेज में इससे रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है। कन्वर्टेबल नोट्स अगर है तो स्टार्टअप्स को 30 डेज में रिपोर्टिंग करनी है जो भी एफडीआई रिसीव हुआ। अगर लेट रिपोर्टिंग करेंगे तो दे हैव टू पे द फीस, और यहाँ पर INR 1 करोड़ तक का रिपोर्टिंग अमाउंट है तो 0.05% आपको पेमेंट करना होगा। मैक्सिमम जो फीस आप पे करोगे 10 लाख से 300% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व ये आपको पे करना होगा। ठीक है, और मोर देन 1 करोड़ है तो 0.15%, 1 करोड़ या फिर 300% ऑफ अमाउंट आपको एज लेट फीस पे करना होगा। 12 मंथ्स के लिए ये डबल होते जाता है। ठीक है, एंड संडेज हॉलिडेज इंक्लूडेड हैं। पीरियड स्टार्ट होगा डे आफ्टर डेट टिल प्रीसीडिंग डे ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग के एक दिन पहले से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो रूल 1 2 शॉर्ट लिस्ट ये सब है। रूल 3 में यू विल बी हैविंग
restriction on investment PROI, restriction on receiving investments, permission for making investment PROI के द्वारा, different schedules, ESOP, sweet हमारे जो equity shares हैं, the transfer of equity instruments, इंडियन कंपनी का जो है वो रूल नंबर 10 में सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई क्या है, रूल नंबर 12 में इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआई, वेंचर कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड रूल 16 में, रूल 20 में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, रूल 21 प्राइसिंग गाइडलाइंस, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रूल 23 में, एंड रूल 24-33 में यू विल बी सीइंग acquisition and transfer of immovable property से related. ठीक है, तो ये rules as we have seen in the first slide, let me just show you once again, NDI rules की हमने बात की थी, है ना, तो ये सारे rules से related चीजें हमने discuss की, and then now we are seeing the actual कौन सा rule किससे related है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना है आपको, इस तरह के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर इनवर्ड फिमा डिक्लेरेशन वगैरह देना होगा इन्वेस्टी कंपनी के द्वारा साइन करके, ब्रीफ प्रोफाइल इन्वेस्टी कंपनी का होना चाहिए विद 5 डिजिट एनआईसी कोड, एमओए जो किया गया है, एमओयूज जो किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, 6 पॉइंट केवाईसी स्विफ्ट का नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो, डिक्लेरेशन स्टेटिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट दिस रेमिटेंस 60 डेज में इशू किए जाएंगे, ईमेल एक्नॉलेजमेंट वगैरह, then undertaking from the customer confirming FCGPR related documents firms पे 30 days पे रिपोर्ट होगा, ये सब ठीक है। तो और जो रिफंड हो रहा है, कई बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है किसी कंपनी को बट दे आर रिफंडेड, तो ऐसे में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, एप्लीकेशन FCTRS आउटवर्ड ये आपको सबमिट करना होगा फॉर्म A2 के साथ में इन्वेस्टी कंपनी के द्वारा, देन यूआईएन लेटर फर्म्स FCGPR जो है उसका रेफरेंस नंबर आपको देना होगा, अर्लियर जो क्या होगा, लेटर फ्रॉम द कंपनी, रीजन बताना आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द कंपनी कंफर्मिंग एक्सेस फंड्स रिसीव किया गया है इस तरीके से बताकर, लेटर कंफर्मिंग की कोई भी इंटरेस्ट एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ब्रांच जो भी है आरबीआई जो भी बैंक ब्रांच है दे हैव टू इंटीमेट आरबीआई की इस तरह से रिफंड ऑफ मनी हैज गॉन, okay, so these are the things, and this chapter number 6 ends here. So let us discuss these questions. Which among the following document is required for refund of foreign investment? Board resolution from the company confirming excess funds have been received as share application money and being repatriated back to the investor. तो ये चीज सही है, ये चाहिए. Letter from the company mentioning reason for return of funds, yes. Letter confirmation that no interest element involved in the refund of funds. Share application funds, yes. ये सारे ही तीनों ही आपको जो है चाहिए होंगे. So D is the right answer here, all of the above. Which of these are prohibited for receiving foreign investments in India? Lottery business, gambling and betting including casinos, chat funds. तीनों ही जो है prohibited list में है. So D 1, 2 and 3 is the right answer.